नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक नारंग रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको आज एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण विषय की जानकारी के लिए आपके समक्ष आया हूँ। हमें प्रॉपर्टी को खरीदते समय या बेचते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों ये है कि जब हम अगर प्रॉपर्टी को परचेज़ करने जा रहे हैं और हमने सेलर से उसका नेगोशिएशन कर लिया कि इसका मूल्य क्या होगा और इसके टाइटल के पेपर आपके पास हैं अथवा नहीं हैं, इन सभी चीज़ों से जब हम अपने आप को इंश्योर कर लेते हैं तो उसके बाद धन देते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उन बातों को हम एक कागज़ के ऊपर एक कानूनी वैध स्टाम्प पेपर के ऊपर साइन करते हैं और उस कागज़ को हम कहते हैं अनुबंध अथवा अग्रीमेंट। इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में अग्रीमेंट टू सेल या एग्रीमेंट फॉर सेल भी कहा जाता है। दोस्तों, हम किसी भी तरह की संपत्ति का क्रय अथवा विक्रय करते हैं तो सबसे प्रीशियस डॉक्यूमेंट दोस्तों हमारा होता है एग्रीमेंट टू सेल। चाहे वो हम किसी बिल्डर से खरीद रहे हैं, किसी इंडिविजुअल से खरीद रहे हैं, किसी अपने जानने वाले से खरीद रहे हैं, सभी से हमें अनुबंध को तो साइन करना ही करना है। इसकी सरकार द्वारा बहुत ही नॉमिनल फीस तय होती है जिसके ऊपर हम अग्रीमेंट को कर सकते हैं। वो हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है। कहीं 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे इसको मान्यता दी गई है, कहीं 2000 रुपये का स्टाम्प पेपर भी है और उस स्टाम्प पेपर के बाद हमें इसको नोटराइज करवाना भी अनिवार्य होता है। मैं दोस्तों आपको यह बताना चाहता हूँ कि संपत्ति को खरीदते अथवा बेचते समय अग्रीमेंट के अंदर हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारे किसी भी प्रकार के विवाद अथवा डिस्प्यूट उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति को बेच रहा है उसके पास उस संपत्ति का मालिकाना हक किन डॉक्यूमेंट्स से आया है। तो हमने सर्वप्रथम उसकी डिटेल उस एग्रीमेंट में मेंशन अवश्य करनी है। उससे पहले क्या होगा कि जब हम एग्रीमेंट को बनाते हैं उसमें दो पार्टियां लिखी जाती हैं, एक पार्टी सेलर और दूसरी पार्टी परचेजर होती है। तो सेलर की पूरी डिटेल कि सेलर का नेम, उसके हस्बैंड का नेम या उसके फादर का नेम, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, उसका आधार कार्ड का नंबर और उसका पैन कार्ड का नंबर भी यदि हम बीच में फिल करते हैं तो यह अनुबंध के लिए एक अच्छी बात होती है। दोस्तों, इन सब को फीड करने के बाद सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि सेलर द्वारा उस संपत्ति को कैसे अर्जित किया गया था। वो डिटेल सेलर के मालिकाना हक के जो टाइटल के पेपर पिछले हैं कि ये इसको संपत्ति को किस तिथि को क्रय किया गया, किससे क्रय किया गया और उसके रजिस्टर्ड नंबर क्या थे, इन सभी का हमने रीड करके उसको थोरली उस एग्रीमेंट के अंदर डालना है। नंबर एक चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या शुरू होती है, हमारे द्वारा जो मूल्य निर्धारण किया गया है उस मूल्य के निर्धारण का हमने बीच में वैल्यू लिखी जाएगी कि हमने हमारा और उसका नेगोशिएशन के पश्चात क्या मूल्य तय हुआ है। फिर मूल्य के बाद समय अवधि कि उसकी टेन्योर पीरियड क्या है, कि वो 3 महीने में हमें भुगतान करना, उसका 2 महीने में करना, 4 महीने में करना, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय होता है। दोस्तों, इसकी कोई स्टैंडर्ड कोई सरकार द्वारा कोई वैसा नहीं है कि अग्रीमेंट आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे उसके मूल्य पर भी आधार के पर भी तय होती। कभी ये 2 महीने में भी हो सकता, कभी 4 में भी, कभी 1 महीने में भी, अथवा कभी 1 साल का भी एग्रीमेंट होता। तो उसकी अवधि बीच में लिखी जाती, टेन्योर। फिर अगर उसमें कोई भुगतान की पार्ट पेमेंट की शर्तें तय हुई हैं, सपोज कोई संपत्ति 50 लाख या 1 करोड़ की है तो आप द्वारा उसका बयाना देने के बाद अर्नेस्ट मनी का तो पहले हवाला दिया जाएगा कि इतनी अर्नेस्ट मनी दी गई सेलर के द्वारा। उसके बाद उसकी पार्ट पेमेंट की क्या शर्तें तय हुई वो भी बीच में शेड्यूल ऑफ पेमेंट में लिखा जाएगा कि इतना पैसा इतनी तिथि को, इतना पैसा इतनी तिथि को और अंततः फाइनल पेमेंट इस तारीख को की जाएगी। दोनों पार्टियों पर इस एग्रीमेंट के आधार पर चलने की कानूनी बाध्यता होती है। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि आपने ये समय अवधि तय करके निश्चित करके बीच में लिख दी। उससे अगला पॉइंट यह है कि अगर सेलर संपत्ति को देने से मना करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी अथवा दंड है। या तो जो अर्नेस्ट मनी हमारे द्वारा दी गई उसका 2 गुना सामान्यतः लिखा जाता है वो वापस करेगा, और अगर परचेजर उस संपत्ति को लेने से मना करता है तो उसका बयाना फोरफिट किया जाएगा। तो यह एक शर्त बीच में सभी
क्रेता और विक्रेता दोनों द्वारा लिखी जाती है। हाँ, ऐसा भी लिखा जाता परचेजर द्वारा शर्तों को कड़ाई से पालन करने के लिए कि अगर सेलर उस प्रॉपर्टी को देने से मना करता है तो कानूनी अधिकार है उसके पास कि वो उस एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ करवा पाए। अगर वो बीच में लिखा जाता है कि थ्रू ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ की कंडीशन बीच में डाली जाती है तो सेलर को वो संपत्ति देनी ही पड़ती है, परंतु वो कोर्ट उस विवाद को निपटाता और कोर्ट के विवाद के बाद उसको वो संपत्ति मिल पाती दोस्तों। उसके बाद एक शर्त महत्वपूर्ण लिखी जाती है कि सेलर द्वारा बेची जाने वाली संपत्ति पाक साफ है, उसके अंदर किसी तरह का पहले से डिस्प्यूट नहीं है और वो ही उस संपत्ति का केवल और केवल मालिक है। ऐसी अंडरटेकिंग, ऐसा एफिडेविट उस एग्रीमेंट में उसके द्वारा लिखा जाता है कि सेलर द्वारा इस संपत्ति को पूर्व में किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया, किसी बैंक से इस संपत्ति पर लोन नहीं लिया गया, कोई मॉर्गेज नहीं चढ़ा हुआ या अन्य किसी प्रकार का विवाद इस संपत्ति पर नहीं है, ऐसा सेलर के द्वारा लिखा जाता है। और परचेजर को ऐसी शर्त को बीच में लिखवाना भी चाहिए अपने दिए हुए पैसे को सुरक्षित रखने के लिए। इसके पश्चात अगला पॉइंट ये आता है कि सेलर उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार की सरकारी देयता, वो सरकारी ड्यूज, जैसे वो अगर बनी हुई संपत्ति है तो वो बिजली संबंधी ड्यूज हो सकते, पानी संबंधी ड्यूज हो सकते, हाउस टैक्स के ड्यूज हो सकते, RWA के कोई ड्यूज हो सकते, या किसी भी सरकारी संस्था द्वारा उस पर किसी भी प्रकार के ड्यूज हैं तो उसकी क्लाज बीच में लिखी जाती है कि नियत तिथि जो रजिस्ट्रेशन की तय की गई सेलर और परचेजर के द्वारा, उससे पूर्व वह सभी भुगतान को क्लियर करेगा और उसकी रसीद वो परचेजर को उपलब्ध करवाएगा। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से 5-6 बिंदु ऐसे हैं जिन पर एग्रीमेंट में आपको ध्यान अवश्य रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, आजकल हम देखते हैं सामान्यतः लोगों के अंदर परचेजर को कोई कठिनाई हो गई या वो भुगतान नहीं कर पाया तो उसके लिए पुनः आपस में बैठकर इस चीज़ को तय करना कि भाई साहब मेरे को ये मजबूरी हो गई है, तो म्यूचुअली अगर वो चाहें तो उस एग्रीमेंट की डेट को वो बढ़ा सकते हैं सेलर की द्वारा परचेजर की परेशानी को समझे जाने पर। तो ऐसा काम म्यूचुअली करवा लेना ही ज़्यादा उचित होता है प्रॉपर्टी के मैटर में, क्योंकि ये जो विवाद हैं प्रॉपर्टी के ये कोर्ट में बहुत लंबे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर परचेजर कुछ समय के लिए वो भुगतान नहीं कर रहा, मैंने अभी पीछे पढ़ा कि कुछ लोग को कि ये परेशानियां आई कि हमें परचेजर द्वारा 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, वो भुगतान नहीं कर रहा, तो हम क्या करें। ऐसी स्थिति में हम किसी अन्य व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी बेच भी नहीं पाए। दोस्तों, आपके द्वारा एग्रीमेंट में नियत शर्त का हवाला देके उसको लीगल नोटिस इशू करना है। यदि परचेजर आपको निश्चित समय अवधि में आपको पेमेंट का भुगतान नहीं कर रहा तो आपको यह सूचित करना है कि आप और मेरे मध्य के अंदर इतनी तारीख को यह एग्रीमेंट हुआ था और एग्रीमेंट की इस शर्त के मुताबिक आप द्वारा मुझे इसका भुगतान इस तिथि तक किया जाना था, आपने मुझे भुगतान नहीं किया। मैं इस नोटिस के माध्यम से आपको इतना समय और एलोकेट कर रहा हूँ, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, जितनी आपको अनुकूलता हो। अगर आप इस समय अवधि में मुझे यह भुगतान कर देंगे तो मैं यह संपत्ति आपके नाम कर दूंगा। अगर आप यह भुगतान मुझे नहीं करेंगे, तो मैं आपका बयाना अर्नेस्ट मनी की अमाउंट को फॉरफिट कर लूंगा। यह बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट है दोस्तों, क्योंकि कल को यदि आप उसका निस्तारण नहीं करते और आप उस विवाद को हल नहीं करते तो परचेजर के पास यह राइट रहता है दोस्तों कि वो 3 साल तक कोर्ट में उस एग्रीमेंट को प्रोड्यूस कर सकता और उस एग्रीमेंट में किसी भी तरह का कोई विवाद या परेशानी खड़ी कर सकता है। दोस्तों, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो सेलर और परचेजर दोनों में विवाद की स्थिति में उसको अवश्य ही उसको सर्व किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, एग्रीमेंट एक ऐसा महत्वपूर्ण, एक प्राण कहा जा सकता, एक आत्मा कही जा सकती, जो संपत्ति आपको जीवन भर के लिए आप खरीद या बेच रहे हैं तो उसके लिए आपको एग्रीमेंट जरूर साइन करना है। मैंने आपको एग्रीमेंट की उपयोगिता बता दी, उसके मूल विषय और कंटेंट आपको बता दिए हैं दोस्तों। ये सभी विषयों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी प्रकार की परेशानी से बच जाएंगे दोस्तों। ये व्यक्तिगत मेरे अनुभव के आधार पर आपको मैं बता पा रहा हूँ दोस्तों। बाकी तो अन्य कई ऐसी पॉइंट्स हैं जो आप समय काल परिस्थिति के हिसाब से पैदा होते हो, वो आप एग्रीमेंट में भी अवश्य शामिल कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे,
तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा आपको रियल एस्टेट के संबंध में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.